चैप्टर 1 एडहेजन का ये लास्ट पार्ट है। पिछले जितने भी पार्ट्स थे उनमें हमने थ्योरीज पढ़ी थी, तो इस पार्ट में हम उन थ्योरीज को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मली जो ट्रेन्स होती हैं वो उधर में जो उनका जो ट्रैक होता है उनमें स्लोप्स कम होते हैं, और नॉर्मली ये कहा जाता है कि 35/1000 या 3.5% स्लोप मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ज़्यादा स्लोप नहीं देना आपको नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स पे। लेकिन ऐसी भी ट्रेन्स होती हैं, जैसे ये स्विट्ज़रलैंड में इस तरह की ट्रेन चलती है माउंटेनस रीजन में, तो ये पायलेटूस कहलाती है। ये उन पहाड़ का नाम है शायद पायलेटूस, जिस जगह ये चलती है। तो ये जो ट्रेन होती हैं ये हाई स्लोप्स भी चलती है, तो ये स्लोप तो इतना हाई है कि यहाँ इस पर तो कार भी ना चल सके, तो वहाँ ये ट्रेन चलती हैं। तो ये जो ट्रेन्स हैं ये कॉग व्हील ट्रेन्स कहलाती हैं। इनमें ये बीच में जो एक एक्स्ट्रा व्हील दिया जाता है, जैसे कॉग व्हील कहा जाता है, इसी के नाम पे ही होती हैं ट्रेन्स, और नीचे रेल्स होती हैं, तो ये मज़ीद ग्रिप देने के काम आती हैं। ये नॉर्मली मतलब इनके स्लोप्स काफ़ी हाई होती है। जैसे नॉर्मल ट्रेन में हम मैक्सिमम स्लोप 35/1000 देते हैं, तो ये जो है कॉग व्हील ट्रेन जो हैं वो 450/1000 स्लोप्स तक भी चले जाती हैं। तो ये मतलब काफ़ी हाई स्लोप होता है इनका। और इससे भी ज़्यादा स्लोप अगर आपको चाहिए, ऐसे रीजन है जहाँ आपको स्लोप और ज़्यादा चाहिए और आप चाहते हो कि यहाँ भी ट्रेन चलें, तो उसके लिए फिर इस तरह की ट्रेन होती हैं जो कि रोप्स यानी रस्सी से खींचने वाली ट्रेन होती है। ऊपर एक मशीन लगी होती है जिससे आप उस ट्रेन को खींचते हो रस्सी की मदद से, तो वो वाली ट्रेन चलाई जा सकती है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हाई स्लोप्स होते हैं हमारे, लेकिन नॉर्मली जो हमारी जो ट्रेन्स होती है उनमें स्लोप हम कम रखते हैं। जो नॉर्मल ट्रेन्स होती है, एक्सेप्शनल ट्रेन्स होती हैं कुछ कॉग व्हील वाली, और ये हर जगह नहीं चलती, एक्सेप्शनल एरियाज़ में वहीं चलती है। तो मतलब माउंटेनस रीजन में चाहिए होती हैं। तो होता ये है कि नॉर्मली आपका स्लोप हाई हो थोड़ा सा, मतलब नॉर्मल जो है ना 35/1000 स्लोप्स से कम वाले ट्रेन्स हमारी जो है ना आमतौर पे चलती हैं जहाँ स्लोप्स कम होते हैं। इनको अगर हम हटा दें कॉग व्हील को, तो जो इसमें कॉग व्हील ना हो वो 35/1000 स्लोप से ऊपर हम डिज़ाइन नहीं करते। तो ट्रेन हम ये देखना चाहते हैं कि ये ट्रेन रुक सकती भी है, नहीं रुक सकती स्लोप पे। तो ये जो प्रोजेक्ट वर्क है इसमें हमने एक 2 एक्सिल व्हीकल को कंसिडर किया है। वैसे तो ट्रेन में इस तरह की काफ़ी सारी वैगन्स होती हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एक वैगन को देख रहे हैं, या लेट्स से एक लोकोमोटिव को ही देख रहे हैं। तो उसके 2 एक्सिल्स हैं, 2 एक्सिल वाली है ये। और हम ये देखना चाहते हैं कि ये इस तरह की जो ट्रेन है ये मैक्सिमम कितने स्लोप पे ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद खड़ी रह सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका जो ट्रैक है उस पर जो ट्रेन चलती है वो कभी रुक भी सकती है, उसको रुकना पड़ सकता है, कोई इंजन में ख़राबी हो सकती है। और उस जगह अगर स्लोप हो तो ऐसा ना हो कि वो ट्रेन स्लोप पे से नीचे उतरना शुरू हो जाए रिवर्स डायरेक्शन में। तो उसके लिए फिर ये है कि जब उसमें ब्रेक, तो हम चाहते हैं कि जब उसमें ब्रेक अप्लाई करें तो उस स्लोप पे वो खड़ी रहे ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद। ऐसा ना हो कि ब्रेक्स अप्लाई भी कर दें और फिर भी वो नीचे आ जाए। तो इस चीज़ को हम इस प्रोजेक्ट वर्क में पढ़ेंगे कि अगर हम सिर्फ पिछले एक्सिल पे ब्रेक लगाते हैं तो क्या इफेक्ट है, और अगर हम दोनों एक्सिल्स पे ब्रेक लगाएं तो क्या इफेक्ट है। मतलब दोनों केस में हमें ये देखना है कि हमारा ये जो व्हीकल है ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्लोप पे इसी पोजीशन में यानी स्टैंड स्टिल पोजीशन में रुके हुए ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद खड़ा रह सकता है। तो पहले केस में हम ब्रेक अप्लाई करेंगे पिछले व्हील पे और देखेंगे कि मैक्सिमम कितना स्लोप पे ये ऐसे ही खड़ा रह सकता है, और उसके बाद हम दोनों व्हील्स पे अप्लाई करेंगे ब्रेक्स और फिर ये देखेंगे कि मैक्सिमम कितने स्लोप पे ये ट्रेन स्टैंड स्टिल पोजीशन पे रह सकती है। तो उसके लिए पहले हम ये देखेंगे कि ये जो स्लोप है, इसकी स्लोप में जब कोई ट्रेन खड़ी होती तो वो उसको उस पर जो पीछे जो फोर्स लग रही है उसको पीछे खींच रही होती है, वो कौन सी फोर्स होती है। तो उसके लिए पहले हम फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास जो डेटा है वो है एडहेजन हमें दी हुई 0.2, और h यानी इस ग्राउंड से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर है, और दोनों व्हील्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2.8 मीटर है, यानी 1.4 मीटर इतना आधा और आधा 1.4 मीटर हो। तो 2.8 मीटर का आपका टोटल व्हील्स के दरमियान डिस्टेंस है।
और व्हील से सेंटर ग्रेविटी के दरमियान डिस्टेंस जो है 1.4 मीटर है। तो अब हम फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो फोर्स डायग्राम में हमें ये पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमेशा वेट अप्लाई होता है। ये रेड एरो में आपको शो हो रहा है, ये वेट है या लोड है, जिसे पी की शक्ल में पी से डिनोट करते हैं। तो इस वेट को हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ा हुआ है। ये दो इसके कंपोनेंट्स है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एक इसका पैरेलल कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा फिजिक्स रिवाइंड करते हैं कि लेट्स से एक आपकी सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और उस पर एक उसके वर्टिकल फोर्स लग रही है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो जब कोई सरफेस, किसी सरफेस पे कोई फोर्स लगे और वो परपेंडिकुलर या पैरेलल हो सरफेस के, तो हमें कंपोनेंट्स तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उसी फोर्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में। लेकिन अगर लेट से कोई फोर्स आगे लग रही है जो ना के पैरेलल उस सरफेस से, ना ही उस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो हमें उसके कंपोनेंट्स तोड़ने पड़ते हैं कैलकुलेशन में आसानी के लिए। उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो कंपोनेंट्स, हम दो कंपोनेंट्स तोड़ते हैं। एक कंपोनेंट तोड़ेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस सरफेस के, और एक कंपोनेंट तोड़ेंगे इस सरफेस के पैरेलल। तो इस तरह से दो कंपोनेंट्स इसके बन जाते हैं। तो ये आपकी एक वेक्टर डायग्राम कहलाती है। मतलब इसको, इस रेड वाली हमारी जो वेक्टर है, रेड वाली जो फोर्स है, उसको हमने दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में कर लिया, एक वर्टिकल एक पैरेलल, या एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। मतलब इन दो फोर्सेस को अगर मैं मिलाऊंगा तो हमें ये फोर्स मिल जाएगी। ये इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। तो तोड़ने का मकसद ये होता है कि आसानी हो जाती है काम करने में। लेट्स से सरफेस हमारी अगर इस तरीके से, उस पर ये जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, तो कोई कंपोनेंट तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके पैरेलल होती तो भी कंपोनेंट तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस सरफेस के ये फोर्स अगर आके लगे, वर्टिकल फोर्स आके लगे, लेकिन फोर्स तो ये वर्टिकल है, लेकिन इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है या पैरेलल नहीं है, तो हमें इसके कंपोनेंट्स तोड़ने होंगे। एक कंपोनेंट उसी तरीके से परपेंडिकुलर टूटेगा, एक कंपोनेंट पैरेलल। इन दो को मिलाएंगे तो इससे ये बन जाएगी। तो हमने तोड़ा इसलिए कि इससे हमें कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो ये काम इधर हुआ है। ये वर्टिकल फोर्स थी जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं थी, तो हमें कंपोनेंट्स तोड़ना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल। तो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट टूटा है वो होता है कि जितना भी पी है, तो उसका कंपोनेंट जो निकलेगा ऐसे निकलेगा पी मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा। तो इस पी का ये जो कंपोनेंट है ये होगा पी कॉस अल्फा, ये होगा पी साइन अल्फा। तो ये जो है इस तरह हमने इसके कंपोनेंट्स तोड़ दिए। तो ये जो पी साइन अल्फा है, ये अगर आप गौर करें, ये जो फोर्स लग रही है तो आपको ट्रेन को उल्टी डायरेक्शन में खींच रही है। तो ये जो उल्टी डायरेक्शन में ये खींच रही है, ये एक तरह से आपकी स्लोप रेजिस्टेंस हो गई। यानी जो फोर्स जो आपको ऊपर चढ़ने से रोक रही है और नीचे की तरफ खींच रही है, तो ये एक रेजिस्टेंस है जिसे स्लोप रेजिस्टेंस कहते हैं। स्लोप रेजिस्टेंस के बारे में हमने पिछले यानी रेलवे इंजीनियरिंग पार्ट 1 के अंदर भी, इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये पढ़ा था। उस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन जो है वो इस तरफ आपको अभी शो हो जाएगा। आप उसको अगर पढ़ना चाहें तो उधर से जाके भी इसको देख सकते हैं। तो ये एक जो है कंपोनेंट है जो कि स्लोप रेजिस्टेंस का कंपोनेंट है। मतलब ये जो वेट का वो ये जो पी साइन अल्फा वाला जो कंपोनेंट है ये स्लोप रेजिस्टेंस होता है। तो मतलब इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है ये हमें ऊपर चढ़ने से रोक रहा है, यानी नीचे लेके आ रहा है। तो दूसरे कंपोनेंट को भी देख लेते हैं, यानी पी कॉस अल्फा को भी देख लेते हैं। पी कॉस अल्फा आपको नीचे लेके आ रहा है ज़मीन की तरफ, और ये आपको स्लोप से नीचे नहीं उतार रहा। अगर आप गौर करो, आपको ज़मीन की तरफ लेके आ रहा है और इधर से आपको एक रिएक्शन फोर्स मिल रही है जो कि आपको सपोर्ट कर रही है। तो ये जो फोर्स है पी कॉस अल्फा, ये आपको किसी किस्म का कोई मतलब स्लोप की वजह से रेजिस्टेंस नहीं दे रही। ये तो नॉर्मल वेट है आपका जो कि आपका ज़मीन पे ऐसे लग रहा है पी कॉस अल्फा, और उसकी वजह से आपको दो रिएक्शन मिल रहे हैं। तो अगर पी कॉस अल्फा 500 है, पी कॉस अल्फा अगर 500 है तो ये 250 होगा और ये 250 होगा। जितना भी पी कॉस अल्फा होगा उसका हाफ आपको इधर रिएक्शन मिलेगा और उसका दूसरा हाफ आपको इधर रिएक्शन मिलेगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर सेंटर में, लेट्स से अंदर कोई एक लिक्विड है या अंदर कोई गैस है या अंदर कोई और सॉलिड चीज़ है जो स्लोप की वजह से गिर के पीछे की तरफ आ गई, तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्विच होकर इस जगह आ जाएगा।
जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर स्विच होकर आ जाएगा तो फिर R1 ज़्यादा होगा, R2 कम होगा। पी कॉस अल्फा लेट से वही 500 ही है इधर भी, और इधर आने पे भी 500 ही होगा पी कॉस अल्फा। लेकिन R1 पहले 250 था ना, अब हो जाएगा लेट से ये 350 हो जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर आ गया, और ये 150 हो जाएगा। तो ये 100 इंक्रीज़ हो गया, ये 100 डिक्रीज़ हो गया लेट से एग्जाम्पल के तौर पे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब जिस जगह पे करीब आएगी, इधर आएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ लोड इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जितना ऊपर से लोड लगेगा उतना ही रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब इधर आएगा तो इधर ज़्यादा लोड लग रहा होगा, जिसकी वजह से रिएक्शन R1 ज़्यादा होगा, इधर रिएक्शन कम होगा R2 क्योंकि ऊपर से लोड कम लग रहा होगा। तो अभी हम ये एज्यूम करते हैं कि अंदर कोई लिक्विड गैस नहीं है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में ही रहेगा स्लोप में आने के बावजूद भी। तो जो भी पी कॉस अल्फा होगा उसका हाफ इधर आएगा और हाफ इधर आएगा। पी साइन अल्फा को देखें तो ये जो पी साइन अल्फा है ये तकरीबन बराबर है पी अल्फा के, और ये भी तकरीबन बराबर है पी टेन अल्फा के। इसकी अगर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेट से हमारा जो एंगल है वो 5 डिग्रीज है और पी लेट से हमारा है 500, तो 500 मल्टीप्लाई बाय साइन 5 डिग्री, इसका जो आंसर आया है वो आया 43.57। यही अगर मैं 10 लगाऊं साइन की जगह, 10 5 डिग्री, ये बना 43.74 डिग्री। तो ये साइन अल्फा था 43.5 और ये था 43.7, दोनों तकरीबन बराबर हैं। ये तीन जो साइन बने हुए हैं इसका मतलब ये तकरीबन बराबर होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होंगे। तो अच्छा, इसमें अल्फ़ा हमने डिग्रीज में डालना था। अगर मैं पी अल्फ़ा निकाल रहा हूँ तो यहाँ अल्फ़ा आएगा रेडियंस में, तो 500 इंटू अल्फ़ा, अब ज़्यादा साइन वाइन कॉस 10 वगैरह तो नहीं, अल्फ़ा आएगा 5, लेकिन इसको 5 नहीं डालूंगा, उसको रेडियंस में कन्वर्ट करके डालूंगा। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आंसर आया 43.63। तो मतलब ये आया 43.5, ये आया 43.6 और ये आया 43.7। तो ये दोनों वैल्यूज़, तीनों वैल्यूज़ तकरीबन बराबर होती हैं। कब बराबर होंगी? जब ये अल्फ़ा की वैल्यू कम हो, जैसे 5 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, 1 से लेकर 10 डिग्री के दरमियान होंगी, तो ये वैल्यूज़ तीनों बराबर आएंगी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि नॉर्मली रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर जो हम लोग जो नॉर्मल स्लोप्स देते हैं, कॉक व्हील्स उनको हटा दें, तो नॉर्मली स्लोप्स कम ही होते हैं। तो यानी ये जो अल्फ़ा होगा, ये जो स्लोप है अल्फ़ा, ये कम ही होगा। तो हमारे तकरीबन तीनों बराबर ही आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये इस कंपोनेंट में ये, इसको मैं पी अल्फ़ा भी बोल सकता हूँ, इसको मैं पी टेन अल्फ़ा भी बोल सकता हूँ। तो इसको मैं अपने आगे कैलकुलेशन में पी अल्फ़ा बोलूँगा, मर्जी है, पी साइन अल्फ़ा बोल, मैं पी अल्फ़ा बोलूँगा इसको। अच्छा, अगर मैं पी कॉस अल्फ़ा को देखूँ, पी कॉस अल्फ़ा के साथ क्या हो रहा है? अगर मैं पी कॉस अल्फ़ा, लेट से 500 मेरा स्लोप था, 500 मेरा वेट है, और कॉस 5 डिग्री अगर मैं लगाता हूँ, अगर मैं अल्फ़ा 5 डिग्री है, तो अगर मैं इसका आंसर देखूँ तो 498 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि 500 जितना ही है ये पी कॉस अल्फ़ा, क्योंकि जितना अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी तो ये रेड वाला और ये ब्लू वाला दोनों तकरीबन बराबर होंगे। तो मैं अपनी आसानी के लिए कह रहा हूँ कि जैसे इसको मैंने कहा था ना, ये पी साइन अल्फ़ा को मैं पी अल्फ़ा ले सकता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये पी कॉस अल्फ़ा नहीं लिख रहा, मैं इसको पी लिख देता हूँ, क्योंकि ये अगर 500 है तो ये 498 है, तो इसको मैं 500 ही ले लेता हूँ आसानी के लिए। तो ये 500 अगर होगा अगर मेरा, तो ये 250, ये 250 होगा। मतलब वैसे तो ये है कि ये फॉर एग्जांपल ये अगर 500 है तो ये होगा 498, तो ये कितना हो जाएगा 249। तो मैंने कहा इसको सिंपल करता हूँ, ये 500 है तो ये भी 500 ही रखो, इसको 250, इसको 250। तो ये जो कंपोनेंट होगा मेरा, रिएक्शन जो होगा वो पी का आधा होगा। वैसे तो पी कॉस अल्फ़ा का आधा लूँगा, मैं पी कॉस अल्फ़ा का आधा लूँगा, लेकिन मैं आसानी के लिए अपने लिए बोल रहा हूँ कि मैं पी कॉस अल्फ़ा नहीं ले रहा, इसको पी ले लेता हूँ। तो ये कंपोनेंट होगा पी का आधा, ये कंपोनेंट भी होगा पी का आधा। तो अब हम अपने सवाल को अगर थोड़ा रिवाइज करें तो हमें चाहिए ब्रेकिंग फोर्स, और मतलब हमें चाहिए मैक्सिमम स्लोप। तो स्लोप के लिए मतलब हम देखें जो हमें ऊपर चढ़ने से रोक रहा है या रुके रहने से जो रोक रहा है, मतलब जो हमें नीचे लेके आ रही है फोर्स, वो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट जो है। वर्टिकल कंपोनेंट कुछ नहीं कर रही, इसको नीचे लेके नहीं आ रही, इस तरफ लेके नहीं जा रही इसको।
तो हमारे लिए ये कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ना कि पी कॉस अल्फा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पी कॉस अल्फा हम दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है ये पी साइन अल्फा यूज़ करेंगे। पी साइन अल्फा से आप नीचे आ रहे हो, आपको एक फोर्स लग रही है जो आपको नीचे लेके आ रही है, पी साइन अल्फा। तो इसका मतलब है कि मेरा जो ब्रेक है यानी ब्रेकिंग फोर्स है वो कम से कम इतनी तो हो कि पी साइन अल्फा आ जाए। अगर पी साइन अल्फा लेट से 400 के बराबर है या 300 के बराबर है या 200 के बराबर है, तो मेरी ब्रेकिंग फोर्स कम से कम 200 तो हो ताकि मैं इसको रोक सकूं। तो अगर ये 200 होगा पी साइन अल्फा और अगर ये एफ ब्रेक भी 200 होगा तो ट्रेन अपनी जगह रुकी रहेगी। अगर पी साइन अल्फा यानी ये बढ़ गया, मतलब ये 200 और ये फॉर एग्जांपल 195 है, तो ये ट्रेन नीचे आना शुरू हो जाएगी आस्ता 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 आस्ता। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि ये 200 है और आप ये 300 लगा दिया, मतलब आप कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक्स अप्लाई नहीं कर सकते। ये अप्लाइड ब्रेक्स है, जितना स्लोप होगा उतने ही ब्रेक अप्लाई कर सकते हो प्रैक्टिकली, उससे ज़्यादा ब्रेक अप्लाई नहीं कर सकते। भले आपके पास मौजूद हो, भले आपके पास अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स पी साइन अल्फा से बहुत ज़्यादा हो, मतलब पी साइन अल्फा लेट से 200 का है तो आपके लेट से ब्रेकिंग फोर्स जो है 500 की है आपके पास अवेलेबल। ताकत आपकी ट्रेन में इतनी है कि इतना रोक सकती है अप्लाई, लेकिन वो 200 ही कर सकेगी या 200 से कम कर सकती है, ज़्यादा नहीं कर सकती। अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स जो है ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अप्लाइड ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा नहीं हो सकती। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये 200 है तो अवेलेबल 500 हो सकती है, लेकिन अप्लाई आप 200 ही करोगे। अगर ये 200 है तो अप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अप्लाई कर सकते, अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता, तो लेट से आपके पास अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स है 500 की और ये पी साइन अल्फा है 200 आपने पूरा ब्रेक अप्लाई कर दिया है, तो ये 200 है तो और आपने अप्लाई पूरा का पूरा कर दिया 500। तो अगर आप फोर्स की डायग्राम देखो तो होगा क्या, ये 200 है ये 500 है, ये ज़्यादा है, तो आपकी ट्रेन तो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेक मारने पर आप ऊपर जा रहे हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप ब्रेक मारने से रुक सकते हो, हल्का ब्रेक मारने से वापस नीचे जा सकते हो, आस्ता आस्ता नीचे आ सकते हो, लेकिन ऊपर तो नहीं जा सकते ब्रेक मारने से। तो इसका मतलब ये आपके अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स भले 500 हो, आप 500 अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे 200 अप्लाई करोगे। यानी जो अगर ये 200 है तो 200 अप्लाई कर सकते हो, 200 से कम भी कर सकते हो अगर आप कम प्रेस करो, 200 से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, यानी इससे ज़्यादा मैं जा नहीं सकता। तो नीडेड ब्रेकिंग फोर्स जो मुझे ज़रूरत है अभी वो है पी साइन अल्फा, यानी पी अल्फा की ज़रूरत है मुझे यहाँ अल्फा रेडियंस में। अब मुझे ये देखना है मेरे पास अवेलेबल कितनी है। अवेलेबल के लिए मुझे याद है कि मेरा जो टेंजेंशियल फोर्स का जो फॉर्मूला था या ट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला था वो था फाई इंटू पी इंजन, या पी इंजन का मतलब फाई तो एडहेजन है, लेट्स से ये 0.2 तो 0.2 आ जाएगा। पी इंजन का मतलब ये है कि सिर्फ उस एक्सिल का वेट लूँगा, ये पी वेट होता है, पी जो है वेट होता है और सिर्फ उस एक्सिल का वेट होगा जिस पे इंजन कनेक्ट होगा। जिस एक्सिल से इंजन कनेक्ट होगा उस एक्सिल का वेट लूँगा। तो अगर किसी एक्सिल का वेट 20 टन है, सॉरी वेट की बात कर रहा हूँ, तो किसी एक्सिल का 200 किलो न्यूटन वेट है, तो सिर्फ उस एक्सिल का वेट और उसी पे अगर इंजन कनेक्ट है तो मैं सिर्फ 200 लूँगा। अगर मैं बोलूँगा कि मेरे पास 5 एक्सिल है जिनमें इंजन कनेक्ट है तो 200 × 5 मतलब 1000 किलो न्यूटन। तो जितने ज़्यादा आपके इंजन होंगे जो कि एक्सिल से कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा वेट लोगे। हर एक्सिल का वेट इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ उस एक्सिल का वेट इंक्लूड होगा जिससे इंजन लगा हुआ है। तो ये तो है ट्रैक्शन के अंदर। अभी हम काम कर रहे हैं ब्रेकिंग में। ब्रेकिंग में भी सेम यही है, ब्रेकिंग में भी आप वेट सिर्फ उस एक्सिल का ये अप्लाई लोगे इस फॉर्मूले में जिस पे आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो। तो अभी पहले केस के अंदर हम सिर्फ पिछले व्हील पे ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, अगले केस में जब हम पढ़ेंगे उसमें हम दोनों व्हील्स में ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो अभी हमें सिर्फ इस एक्सिल का वेट लेंगे, अगले केस में हम दोनों व्हील्स का वेट लेंगे। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला है उसमें ये जो ब्रेकिंग फोर्स के हिसाब से देखूँ तो ब्रेक कहाँ आएगा यहाँ पे, तो मेरा कितना वेट है ब्रेकिंग का। अगर मैं एक एक्सिल ले रहा हूँ तो एक एक्सिल में जितना वेट है मतलब R1, यानी ऊपर से जितना लोड लग रहा है उतना ही नीचे से R1 लगा, तो मैं R1 ले सकता हूँ। या ऐसे समझ लो जितना भी वेट है टोटल उसका हाफ लो यहाँ पे और हाफ इधर लोगे, तो हाफ लूँगा तो मतलब P/2, P टोटल वेट था तो P का हाफ लूँगा इधर। वैसे तो ये P cos अल्फा है, लेकिन हमने भी एजम्पशन ली थी ना कि P cos अल्फा और P बराबर है, तो P cos अल्फा का हाफ इधर आएगा, हाफ इधर आएगा, इधर जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये P ही है,
तो पी का हाफ इधर और पी का हाफ इधर, तो अभी हम एक एक्सिल पे ब्रेक लगा रहे हैं तो पी का हाफ लूँगा मैं इधर वेट में। तो ये हमारे अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ट्रेन रुके, एक जगह रुके रहे। इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेन को रोकने के लिए हमारी अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स जो है वो पी साइन अल्फा से ज़्यादा हो या बराबर हो। यानी मेरी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मेरी जो अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स 500 है ना, तो 500 200 से ज़्यादा हो या बराबर हो। अगर मेरे पास अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स जो मेरे पास मौजूद है वो 500 से भी कम है, 200 से भी कम है, कि अगर मैं बोलूँ कि मेरी ये जो चीज़ जो है ये वाला कंपोनेंट 200 है, तो मैं बोलूँ मेरे पास अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स 195 है, तो फिर आप ब्रेक मार ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप अपनी अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स को पूरा अप्लाई भी कर दोगे तो भी आपको 195 ही मिलेगा, तो जो कि 200 से कम है, तो आपकी ट्रेन तो नीचे आने लग जाएगी। तो आपके पास अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स इस पी साइन अल्फा से बड़ी या बराबर हो, कम ना हो। क्योंकि अगर बड़ी होगी तो फ़ायदा है ना कि अगर आपके फॉर एग्जांपल ये 200 है और आपकी बड़ी है, आपकी 500 अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स है, तो ठीक है आप अप्लाई 200 करोगे, यहाँ पे जब अप्लाई कर रहे हो तो 200 अप्लाई करोगे, बाकी 300 अनयूज रहेगी। कम ना हो, कम होगी तो फिर आप पूरा भी अप्लाई कर दोगे तो आप रुक नहीं सकोगे। इसको हमें इसको हराना होता है। इस जितनी भी ये वैल्यू होगी उतनी पावर हमारे पास हो, उतनी फोर्स हमारे पास हो। तो हमारी अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स जो है वो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए इस पी साइन अल्फा पी अल्फा से। तो बराबर होगी तो भी आप बराबर होगी, फिर पूरा अप्लाई करोगे तो आप रोक सकते हो। बड़ी होगी तो आप बस इतना ही अप्लाई करोगे पी अल्फा और बाकी को अपने पास रख लोगे, तो आपका ये पी अल्फा कम होगा अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स में। एक होती है अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स ये, और एक होगी अप्लाई तो मैं पी साइन अल्फा जितना ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अवेलेबल में बस ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ मैंने पी से पी कैंसिल किया तो अल्फ़ा बराबर हुआ हाफ ऑफ एडेजन। एडेजन मेरी 0.2 है तो एडेजन मेरी अल्फ़ा आ गया मेरा 0.1 रेडियंस। इसको मैं अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय डिग्री में चेंज करने के लिए इसको 180/π से मल्टीप्लाई करवा दो, तो मेरा आंसर आ गया 5.73 डिग्री आ गया। तो मैक्सिमम इतना स्लोप हो सकता है। अगर मुझे ऐसा मेरा स्लोप चाहिए पर 1000 में, तो मेरा फॉर्मूला है m=tan थीटा। थीटा में ये एंगल डलेगा, तो अगर मैं ये एंगल 10 आंसर कर दूँ तो ये स्लोप आ गया मेरे पास। लेकिन ये पर 1000 में, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पर 1000 में आ जाएगा। तो 100.3 पर 1000 स्लोप जो है वो आपका मैक्सिमम स्लोप हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एडहेजन 0.2 है और आप ब्रेक सिर्फ पिछले व्हील पे अप्लाई कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम स्लोप 100.3 पर 1000 पे स्टैंड स्टिल रह सकते हो। इससे एक नंबर भी ऊपर बढ़ेगा, आप नीचे आना शुरू हो जाओगे। तो 100 पे ठीक है, 100.1 पे भी ठीक है, 100.2 पे भी ठीक है, 100.3 पे भी ठीक है, 100.4 पे आस्ते आस्ते नीचे आने लग जाएगी ट्रेन, अगर एडहेजन 0.2 और आप ब्रेक पिछले व्हील पे अप्लाई कर रहे हो। तो इससे ये पता चला कि एडहेजन मैक्सिमम स्लोप में कितनी इंपॉर्टेंट है। वेट के कोई इसमें अमल दखल नहीं हुआ, वेट कुछ भी हो, एडहेजन पे सारा कंट्रोल हो रहा है। वेट अगर 500 हो, 400 हो, 300 हो, कुछ भी हो, एडहेजन 0.2 है तो यही आएगा आंसर आपका 100.3 पर 1000 स्लोप। तो ये वो स्लोप है जिससे कम होगा अगर आपका स्लोप, या 100.3 भी होगा तो आप स्टैंड स्टिल पोजीशन पर रह सकते हो अगर पिछले व्हील पे आपने ब्रेक अप्लाई किया और आपके एडहेजन 0.2 है। अगर मैं एडहेजन बढ़ाता हूँ तो ये पर 1000 वाला स्लोप और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। अगर मैं दोनों व्हील्स पर ब्रेक अप्लाई करूँगा तो भी मैं स्लोप ज़्यादा कर सकता हूँ। तो अब मैं अगले केस में ये देख रहा हूँ कि दोनों व्हील्स पर अगर मैं ब्रेक अप्लाई करूँ तो क्या होगा। अगर आप गौर करो तो दोनों व्हील्स पे ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, इधर चेंज आएगा। ये हाफ था ना पी का, अब मैं पूरे दोनों व्हील्स पे ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे दोनों व्हील्स का वेट चाहिए। ये हाफ ऑफ पी है, ये भी हाफ ऑफ पी है, मतलब दोनों का अगर मैं इंक्लूड करूँगा तो पूरा पी आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा दोनों व्हील्स का। अगर दोनों एक्सिल्स का अगर मैं ले लूँगा तो मेरी कैलकुलेशन में सिर्फ ये चेंज आया है कि मैंने टोटल वेट ले लिया पूरा पी, क्योंकि मेरा ये भी हाफ था, ये भी हाफ था, हाफ और हाफ 1 हो गया, पूरा पी हो गया। तो ये अब मेरे अवेलेबल ब्रेकिंग फोर्स 5p बड़ी हो या बराबर हो पी अल्फा से। पी कैंसिल,
ये एडहेजन के बराबर आ गया, यानी 0.2 रेडियंस यानी 11.46 डिग्री यानी 202.7 पर 1000 का स्लोप। तो आप देखो डबल हो गया स्लोप, दोनों ब्रेक्स अप्लाई करने पे स्लोप भी डबल हो गया। मतलब अब मैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी एडहेजन 0.2 है और मैं दोनों व्हील्स पे ब्रेक्स अप्लाई करता हूँ तो मैं 202.7 पर 1000 स्लोप पे स्टैंड स्टिल पोजिशन में रह सकता हूँ और उससे कम पे भी रह सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा पे नहीं रह सकता। 202.8 पे मैं नीचे आना शुरू हो जाऊँगा। तो ये मैंने दोनों ब्रेक्स अप्लाई किए। अगर मैं एडहेजन इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देखोगे ये 0.2 एडहेजन है ना, तो अगर मैं 0.3 ले लूँ तो 0.3 रेडियंस के हिसाब से डिग्री निकलेगा, डिग्री से फिर आप स्लोप निकाल सकते हो। तो ये इस तरीके से कि एडहेजन और ब्रेक्स अप्लाई करने की वजह से आप स्लो। लेकिन अब ये ध्यान रखना कि डिज़ाइन इंजीनियर 202.7 के हिसाब से ट्रैक्स डिज़ाइन नहीं करेगा। डिज़ाइन इंजीनियर अपने ध्यान में वही रखेगा मुझे 35 पर 1000 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि 202 पॉइंट जस्ट एक लिमिट है कि इससे ऊपर अगर मैं स्लोप दिया तो ट्रेन तो खड़ी भी नहीं रह सकती। आपके स्लोप लेकिन बहुत ज़्यादा कम होंगे, 35 पर 1000 या इससे भी कम होंगे। ज़्यादा स्लोप हम कॉकव्हील उसमें देते हैं। तो ये प्रोजेक्ट वर्क जो है ये एडहेजन से रिलेटेड था और इसमें एडहेजन के मुतालिक बताया गया कि जितनी भी हमने थ्योरी में एडहेजन के बारे में पढ़ा उसमें यही चीज़ पढ़ी कि एडहेजन ट्रैक्शन फोर्स में भी और ब्रेकिंग फोर्स में भी आपने देखा कि ब्रेकिंग फोर्स में भी किस तरीके से एडहेजन मदद करती है। तो ये ध्यान में रखनी कि ये जो फॉर्मूले में जो P होता है वो वही एक्सिल का वेट आएगा जिस पे इंजन कनेक्ट हो। अगर आप ट्रैक्शन निकाल रहे हो और आप ब्रेकिंग निकाल रहे हो तो सिर्फ उसी व्हील एक्सिल का लोड आप इधर रखोगे जिस पे आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो। तो पहले केस में हमने इधर ब्रेक अप्लाई किया जिसमें एक एक्सिल का वेट आया, दूसरे केस में दोनों में अप्लाई किया तो दोनों एक्सिल का वेट आया। तो इस तरीके से पहले हमारा 100.3 पर 1000 स्लोप था, फिर 202 हो गया। अगर मैं दोनों में अप्लाई करूँ तो तकरीबन डबल हो गया। इसी तरह अगर मैं एक और थोड़ा सा इसके बारे में भी देखूँ, ये एक फ्रीट ट्रेन है, इसके अंदर आपके पास जो है मतलब ये हैवी गुड्स ट्रेन होती है। तो क्या प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास अगर मैं हैवी गुड ट्रेन को मूव कराना चाहूँ तो हैवी गुड ट्रेन्स इनका वेट ज़्यादा होता है। तो वेट अगर ज़्यादा हो तो अगर हमें फॉर्मूला याद हो ट्रैक्शन का, वो होता है phi into P। तो जितना P ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ट्रैक्शन फोर्स होगी, उतना ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन एक मसला ये है इसमें फ्री ट्रेन्स के अंदर कि इसमें हर वैगन में इंजन नहीं होता, कम होते हैं इंजन। मतलब सिर्फ आगे वाले पार्ट में इंजन होता है। लोकोमोटिव एक होगा या दो होंगे, ज़्यादा लोकोमोटिव नहीं होंगे। जैसे मेट्रो ट्रेन्स होते हैं उनमें हर वैगन में एक इंजन लगा होता है, हर एक वैगन लोकोमोटिव है उसमें, तो वो उसमें तो सही है पावर। लेकिन इस फोर्स जनरेट हो रही है तो ट्रैक्शन फोर्स जनरेट, इसमें क्या है लोकोमोटिव एक है। तो आपका जो वेट है बहुत ज़्यादा हैवी वेट है वो पूरी ट्रेन का है, लेकिन आप लोकोमोटिव आपका सिर्फ आगे में लगा हुआ है तो पूरी ट्रेन का वेट उस फॉर्मूले में नहीं डाल सकता। 5P में जो P है वो पूरी ट्रेन का नहीं डाल सकते। फिर आप मेट्रो में डाल सकते हैं पूरे ट्रेन का P, क्योंकि हर वैगन में वो लगा हुआ इंजन। लेकिन लोकोमोटिव जो हैवी गुड्स ट्रेन है उसमें लोकोमोटिव एक या दो होंगे, तो सिर्फ उन दो का वेट डलेगा तो ट्रैक्शन फोर्स कम जनरेट होगी। ट्रैक्शन फोर्स कम जनरेट होती है तो ये प्रॉब्लम आती है हैवी गुड ट्रेन को स्टार्ट करने में कि आपका ओवरऑल वेट ट्रेन का बहुत ज़्यादा है, लेकिन 5P में जो आप वेट पुट कर रहे हो वो बहुत कम पुट कर रहे हो। मतलब सिर्फ एक दो लोकोमोटिव का पुट कर रहे हो, तो उससे वो ट्रैक्शन फोर्स कम जनरेट होती है, तो वो प्रॉब्लम करती है स्टार्ट होने में। तो ये हैवी गुड्स का है। तो उसके लिए सॉल्यूशन के लिए आप ये कर सकते हो कि इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन लो। अगर आप एक दो लोकोमोटिव लगा भी रहे हो तो उसमें फिर एक्सिल ज़्यादा हो, क्योंकि हमने भी देखा कि जितने एक्सिल ज़्यादा होंगे, जैसे अभी पिछली एग्जांपल में देखा 2 एक्सिल्स है तो आपकी डबल होगी ब्रेकिंग फोर्स, तो ट्रैक्शन फोर्स भी इसी तरह डबल होती है, इसी तरह बढ़ती है। तो इसमें जैसे 2 एक्सिल हैं ये यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, 6 वाली यूज़ कर लेंगे ताकि इसकी ट्रैक्शन फोर्स कम से कम ज़्यादा तो ये जैसे ये लोकोमोटिव इसका 135 टन्स मास है। कैसे कि हम ये कहते हैं ना कि एक एक्सिल पे 22.5 टन्स होता है मैक्सिमम वेट, तो 22.5 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 135 टन्स। तो इसका मास 135 टन्स आ रहा है, एक आगे ज़ीरो लगा दूंगा मैं तो ये इसका P हो जाएगा 1350। ये अगर 2 एक्सिल का होता तो इसका P होता 450। तो P इतना उसका 450 है, इसका 1350 है। तो इस तरह की ट्रेन हम लोकोमोटिव में एज अ लोकोमोटिव ले सकते हैं फ्रीट्स के अंदर, जिसमें लोड कम हो उसमें ले सकते हैं ये 450 वाली। या मेट्रो में ले लो जिसमें हर इसमें लोकोमोटिव लगा हुआ है, लेकिन जिसमें हर इसमें लोकोमोटिव नहीं है और आपको हैवी गुड्स भी उठाना है तो फिर बेहतर ये कि आप इस तरह की लो 1350 वाली, क्योंकि इनका
एक लगा रहे हो लोकोमोटिव तो फिर हैवी वाला लगा, उसमें एक्सेल ज़्यादा हो तो, और या अगर आपको लगता है कि एक्सेल ज़्यादा लगाने से भी काम नहीं होगा तो फिर एक और लोकोमोटिव लगा लो। तो इस तरीके से होता है। तो आप अगर आपको ये देखना है कि फार्मूला कैसे यूज़ होता है, तो फार्मूला यूज़ करने के लिए मेन चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपका जो पी होगा वो सिर्फ उन एक्सेल्स का वेट होगा जिस पे इंजन कनेक्ट होगा। तो अगर इस पूरे लोकोमोटिव में इंजन कनेक्ट है तो उसमें जितने भी एक्सेल्स सबका वेट ले लेंगे 22.5 मल्टीप्लाई बाय 6। कैलकुलेशन की आसानी के लिए आप 20 ले सकते हो अपनी जहन में। हमें याद है कि एक व्हील जो है वो 100 किलोन्यूटन उसका वेट होता है, 2 व्हील्स यानी पूरे एक्सेल लूँगा तो 200 किलोन्यूटन होता है। तो इस तरह से 200, 400, 600, 800, 1200 इस तरह करके आप ले सकते हैं। तो 2 वाला एग्जाम हम मेट्रो ट्रेन में ले लेंगे। तो ये एक पूरी जो है समरी थी इस चैप्टर की, और मेन जो चीज़ यही है कि इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करने का पता होना चाहिए, और एडहेजन कितनी इंपॉर्टेंट है मूव करने के लिए। और ये फ्रिक्शन का ही पार्ट है, फ्रिक्शन का पॉजिटिव पार्ट है एडहेजन, नेगेटिव पार्ट जो है फ्रिक्शन का वो रोलिंग रेजिस्टेंस होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम व्हील्स और रेल्स के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कर्व पे कैसे इंटरेक्ट करते हैं।